नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारा जो है एसपी का जो है सेकंड लेक्चर होने वाला है और फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है सेक्रेटरी की जो मीनिंग और डेफिनेशन थी उसको कवर किया था। साथ ही साथ जो है हम लोग ने जो है फीचर्स और इंपॉर्टेंस को भी कवर किया था। तो अगर आपने जो है उस लेक्चर को नहीं देखा तो सबसे पहले उस लेक्चर को देख लो, उसके बाद जो इस लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हो। ओके, अब इस पूरे लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी की। भाई जो सेक्रेटरी होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मेनली जो सेक्रेटरी होते हैं हमेशा जो है दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है पर्सनल सेक्रेटरी और सेकंड जो होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ओके, अब पर्सनल सेक्रेटरी आप किसको कह सकते हो? तो बेसिकली अगर मान लो कि कोई भी इंडिविजुअल है जिसने अपने पर्सनल काम के लिए किसी को एज अ सेक्रेटरी रखा हुआ है, सेक्रेटरी अपॉइंट किया हुआ है, तो वो होगा हमारा पर्सनल सेक्रेटरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मेरा जो काम है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा मैं जो हेडेक रहता है, तो छोटे मोटे जो काम है उसके ऊपर मैं जो है फोकस नहीं कर पाता हूँ। जैसे क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट को ईमेल भेजना, उनको अटेंड करना, ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ऐसे पर्सन को हायर कर लूँगा जो मेरे बिहाफ में मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको जो है करेगा, ईमेल भेजेगा, साथ ही साथ जो है उनको अटेंड वगैरह भी करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पर्सनल सेक्रेटरी। मेरे बिहाफ में जो छोटे मोटे काम जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है या फिर जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है पर्सनल सेक्रेटरी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन रख सकता है? तो कोई भी इंडिविजुअल रख सकता है, मैं भी रख सकता हूं, आप भी रख सकते हो। ओके, और यहां पर देखोगे तो डॉक्टर डॉक्टर लोग मोस्टली रखते हैं, बेसिकली जो है लॉयर रखते हैं, और जो बेसिकली पॉलिटिशियन होते हैं ये कहीं ना कहीं पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं। अब पर्सनल सेक्रेटरी का काम क्या होता है? इनके बिहाफ में क्या करना होता है? बेसिकली जो है कॉल करना, विजिटर को अटेंड करना, छोटे मोटे काम जो है अगर इन्होंने बोल दिया, जैसे डॉक्टर ने कुछ बोल दिया कि भाई एक काम करो, मैं आज नहीं आने वाला हूँ क्लिनिक में, तो एक काम करो, जो भी 40-50 अपॉइंटमेंट है दिन भर की, उसको आप जो है कॉल कर करके बोलो कि भाई आज जो है डॉक्टर साहब नहीं बैठने वाले, कल के दिन आ जाओ। ओके, तो यहाँ पर जो है वो जो काम है कहीं ना कहीं डॉक्टर का, डॉक्टर खुद अगर 50 कॉल करने बैठता तो कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं कर पाता। तो लेकिन सेक्रेटरी का काम ही वही है। तो सेक्रेटरी जो है 50 कॉल करके जो है वो पेशेंट को बोल देगा कि एक काम करो, आज नहीं बैठेंगे डॉक्टर साहब, कल आ जाओ। ओके, तो यहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी जो है कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयर का, अपने बॉस का जो काम है वो थोड़ा सा ईजी कर देता है। ओके, अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में कौन कौन से सेक्रेटरी आते हैं? तो बेसिकली जो है अगर मान लो कि कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, अगर वो जो है कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करता है तो वो क्या होगा, हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पर कोई नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी है। जैसे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का मतलब होता है कि भाई एनजीओ, कोई एनजीओ का सेक्रेटरी है ना, तो वो होगा हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ओके, अब यहाँ पर दूसरा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो वो भी हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होगा। तीसरा कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी है, वो भी हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होगा। कोई मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, वो भी हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होगा। कोई अदर कॉर्पोरेट बॉडी का सेक्रेटरी है तो वो भी हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होगा। तो इतना सा सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर मान लो किसी ने अपने पर्सनल काम के लिए किसी को सेक्रेटरी अपॉइंट किया हुआ है तो वो है हमारा पर्सनल सेक्रेटरी। लेकिन अगर मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का, कोई इंस्टीट्यूशन का जो है कोई सेक्रेटरी है तो वो है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ओके, तो पर्सनल सेक्रेटरी किसी एक इंडिविजुअल का जो है जो पर्सनल काम है उसको हैंडल करेगा, और जो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है वो कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो है सेक्रेटरियल वर्क करेगा। ओके, तो बहुत सिंपल सा है। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में आपको जो है दो ही सेक्रेटरी को याद करना है। पहला जो होता है पर्सनल सेक्रेटरी, सेकंड जो होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई साहब पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है। तो बेसिकली जो है पर्सनल सेक्रेटरी को पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं। ओके, पीए अगर आपने जो सुना होगा कि भाई बहुत बार जो है टीवी वगैरह में जो है कुछ आता है कि मेरा जो पीए है ये सारी चीजें करता है, तो वहां पर जो है बात हो रही होती है पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में। ओके, अब देखो द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। ये काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है। ओके, लोग अपने छोटे मोटे काम करवाने के लिए जो है अपना कोई पीए रख लेते थे। ओके, ये बेसिकली बहुत पुराना जो है आप समझ लो कि प्रोफेशन है। ओके, अ पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स। ओके, पर्सनल सेक्रेटरी कौन होता है? वो होता है जिसको बिजी इंडिविजुअल्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स टू कंडक्ट दी करस्पॉन्डेंस एंड दी डे टू डे रूटीन्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास तो बहुत, इनका जो शेड्यूल होता है काफी ज्यादा बिजी होता है। ओके, तो ये जो है छोटे मोटे जो काम होते हैं, जैसे यहाँ पर देखोगे कौन से काम है यहाँ पर मेंशन किया हुआ, फॉर एग्जांपल के लिए करस्पॉन्डेंस। इसको मैंने आपको बहुत बार समझाया है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भाई कम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे कॉल करके हो जाए,
चाहे वो ईमेल के थ्रू हो जाए, चाहे लेटर लिखना हो जाए। तो ये कहीं न कहीं जो बिज़नेसमैन हैं, जो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके बिहाफ़ में ये क्लाइंट से कम्युनिकेशन करता है, क्लाइंट को मेल वगैरह भेजता है। साथ ही साथ जो डे टू डे की जो रूटीन ड्यूटीज़ होती हैं, उसको भी कहीं न कहीं ये काम करता है, ओके? वो सारे काम भी ये करता है। जैसे रूटीन ड्यूटीज़ में कौन-सी आ गई भाई, जैसे अगर मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट जो है रेडी करवाना है, फाइल रेडी करवाना है, डेली जो विज़िटर आते हैं उनको अटेंड करना है, कोई मीटिंग करवानी है, फ़ॉलो अप लेना है, कोई काम जो है उसको उसका सुपरविज़न करना है, उसको उसकी देख-रेख करना है, तो वो सारे काम कहाँ पर आ जाते हैं? डेली डे टू डे रूटीन्स के अंदर आ जाते हैं, ओके? तो यहाँ पर इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि भाई, यहाँ पर क्या होता है कि भाई पर्सनल सेक्रेटरी इज़ वन हू इज़ अपॉइंटेड बाय बिज़ी इंडिविजुअल्स। इसको थोड़ा-सा आपको जो है ध्यान में रखना है। वन हू इज़ अपॉइंटेड बाय बिज़ी इंडिविजुअल्स लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्ज़ाम्पल के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट, बिज़नेसमैन और प्रोफेशनल्स के अंदर जो है आप डॉक्टर, लॉयर भी लिख सकते हो। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर हो गया, टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस एंड द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़, ओके? अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अपॉइंटमेंट के बारे में, तो भाई साहब जो है पर्सनल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट कर सकता है? तो यहाँ पर देखोगे बिज़ी इंडिविजुअल्स, जो हमने यहाँ पर पढ़ा, बिज़ी इंडिविजुअल्स अपॉइंट सेक्रेटरीज टू लुक आफ्टर अदर वर्क। बिज़ी इंडिविजुअल जो है सेक्रेटरी को अपॉइंट कर देता है, और अपॉइंट करने के बाद जो छोटे-मोटे काम है वो कौन संभाल लेगा? सेक्रेटरी संभाल लेगा। और जो बेसिकली जो मेजर काम है, अदर वर्क का मतलब जो दूसरे काम, जो इंपॉर्टेंट वर्क है, वो कौन संभालेगा? वो प्रोफेशनल, जो आदमी जिसने सेक्रेटरी हायर किया है, वो अपने मेन काम पर फोकस करेगा। सो एज टू इनेबल देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर प्राइमरी वर्क, ओके? तो यहाँ पर जो वही सारी चीज़ें कि भाई वो इसीलिए करता है ताकि जो अपना उसका जो प्राइमरी वर्क है, जो मेन वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, उसके ऊपर वो ध्यान दे सके, ओके? जैसे मैंने डॉक्टर वाला एग्जांपल आपको समझाया था ना, कि भाई डॉक्टर को अगर मान लो कि कहीं पर जाना है, कहीं पर गेस्ट लेक्चर के लिए, किसी मेडिकल कॉलेज में गेस्ट लेक्चर के लिए बुला लिया, ओके? अब डॉक्टर को जो है अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी, तो डॉक्टर क्या करेगा? सेक्रेटरी को बोल दिया कि भाई एक काम करो, जो है 50 पेशेंट को कॉल करके बोलो। अब डॉक्टर वहां पर 50 पेशेंट को कॉल करते बैठेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है डॉक्टर के लिए। भाई डॉक्टर वहां पर गेस्ट लेक्चर के लिए जा रहा है, उसके लिए उसको सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो यहां पर वही चीज होता है कि भाई अपॉइंटमेंट बिजी इंडिविजुअल्स करते हैं या फिर प्रोफेशनल्स करते हैं, ताकि वो अपने जो प्राइमरी वर्क है उसके ऊपर फोकस कर सके, ओके? अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर एग्जांपल दे भी दिया है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, सीए, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, लीडर्स, मिनिस्टर्स, ये सभी कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने लिए पर्सनल सेक्रेटरी हायर करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप इन सभी का भी नाम लिख सकते हो। और दूसरी जो चीज़ है कि भाई अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोफेशनल आता है जो है डॉक्टर वगैरह, जैसे अगर मान लो कि लॉयर, इंजीनियर के बाद भी जो है आपको दिमाग में ऐसा लगता है कि भाई हाँ कोई जो है डेंटिस्ट वगैरह है, कुछ भी है, तो उसका भी आप जो है नाम लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक्स में लिखी हैं वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ऐसा नहीं है। अपने मन से भी लिखने का प्रोविज़न है, और इसको जो है कहीं न कहीं आप ध्यान में रखो, ओके? अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है भाई? क्वालिफिकेशन। जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो भाई कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। देखो, अब पर्सनल सेक्रेटरी एज सच एज हैज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ओके? कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, जरूरी नहीं है। इट अ ग्रेजुएशन डिग्री, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, ओके? अगर ग्रेजुएशन डिग्री है तो अच्छी खासी अच्छी बात है। साथ ही साथ जो है जो बेसिकली लैंग्वेज है उसके ऊपर अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, ओके? कैसे बात करना है, क्या है। अगर वो जो है बेसिकली अगर महाराष्ट्र में है तो वहाँ पर जो है जो महाराष्ट्रियन क्लाइंट आते हैं तो वहाँ पर जो उसको मराठी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। गुजरात में तो थोड़ी बहुत जो है गुजराती भी आनी चाहिए, ओके? ऐसा कुछ जो है, ओके? तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है कि भाई एमबीए होना चाहिए, एमए जो है कि ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? अब यहाँ पर हम लोग बात करें दूसरी जो चीज़ है कि भाई देखो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आज के टाइम पर अब आप पता है आपको भाई सारी चीज़ें जो हैं डिजिटल हो गई हैं, तो थोड़ा बहुत जो बेसिक जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एंड दी इंटरनेट स्किल्स, ओके, हैव नाउ बिकम अ नेसेसिटी। तो ये दो चीज़ है भाई, इंटरनेट स्किल्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इंटरनेट की समझ होनी चाहिए, ओके? दूसरी जो चीज़ है कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो डेटाबेस वगैरह जो है मेंटेन कर सके। द क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर प्रोफेशन, ओके? तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो एम्प्लॉयर कौन होता है भाई? बॉस के भी प्रोफेशन पर डिपेंड करता है, ओके? तो यहाँ पर अगर मान लो कि किसी डॉक्टर का है,
किसी डॉक्टर का जो सेक्रेटरी है, तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई उसको जो है कॉल करने आना चाहिए, ओके। जो है बेसिकली अपॉइंटमेंट जो है फिक्स करनी आनी चाहिए, रीशेड्यूल करना आना चाहिए, ओके। बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो ये सारी ईमेल वगैरह भी भेजने आना चाहिए। तो यहाँ पर जो बॉस होगा ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई जो सेक्रेटरी है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर आपको ये चीज़ लिखना है कि भाई कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए। बस क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री है तो अच्छा है, जो बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर गुड कमांड होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और इंटरनेट स्किल्स होनी चाहिए, ओके। और यहाँ पर ये सारी चीज़ के बाद जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के प्रोफेशन पर भी डिपेंड करता है कि क्या क्या जो है इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ओके। अब तीसरा है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, सॉरी दूसरा जो टॉपिक है हमने जो पर्सनल सेक्रेटरी का खत्म कर दिया, अब हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो कि किसी कंपनी का कोई सेक्रेटरी है, ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इंस्टीट्यूशन का है, तो वो होगा हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, ओके। अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, ओके। किसी कंपनी ने अपॉइंट किया है किसी को सेक्रेटरी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है, किसी इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया है, तो भाई साहब वो हमारा होगा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, ओके। सम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज आर, यहां पर मेंशन है, देखो यहां पर क्या है, सबसे पहला जो है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एक ऐसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन समझ लो जो पैसा कमाने के लिए बना ही नहीं है। अब बोलोगे भाई पैसा कमाने के लिए बनी ही नहीं है तो भाई बनाया क्यों गया, ओके। तो सिंपली जो है एनजीओ का काम क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं से डोनेशन वगैरह कलेक्ट करती है, और जो डोनेशन कलेक्ट करने के बाद जो जैसे उस पैसों का यूज जो है वो जो है बेसिकली बच्चों को बुक्स देने के लिए, जो है कपड़े देने के लिए, बैग्स देने के, स्कूल देने के लिए, जो है फूड देने के लिए, ये सब के लिए करती है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो, अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मींस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अप टू प्रमोट सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज, ओके। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि एनजीओस पैसे कमाने के लिए नहीं बनते हैं, वो बात अलग है कि आज के टाइम पर जो है एनजीओ का गलत तरीके से यूज किया जाता है ब्लैक मनी को जो अवॉइड करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं आप ये चीज समझो कि जो बेसिकली नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस होते हैं वो बेसिकली जो है पैसे कमाने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो जो बेसिकली एजुकेशनल, कल्चरल, जो है आर्ट्स और स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। देखो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रॉफिट बनाने के लिए जो है एनजीओ को नहीं बनाया जाता है, ओके। अब यहाँ पर अगर मान लो कि कोई जो एनजीओ है किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है, तो वो होगा हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, ओके। अब अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर देख लो, अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक्ड आफ्टर बाय द मैनेजमेंट कमिटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। तो यहां पर जो है जो नॉन प्रॉफिट एनजीओज होती है वो कहीं ना कहीं वो मेंबर जो है एक मैनेजमेंट कमेटी को जो है बनाते हैं, और वो मैनेजमेंट कमेटी जो है सेक्रेटरी अपॉइंट करती है, ओके। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखोगे तो जो एनजीओज होता है उसका जो सेक्रेटरी होता है वो फुल टाइम या पार्ट टाइम भी हो सकता है, और वो सैलरी बेसिस पर भी काम कर सकता है, या फिर जो है हॉनोरेरियम बेसिस पर भी काम कर सकता है। हॉनोरेरियम बेसिस का मतलब भाई कि मान लो कि कहीं पर कोई एनजीओ गई, जैसे दिल्ली की कोई एनजीओ है और वो जो है मुंबई में आई है, और मुंबई में आई और 2-4 दिन के लिए जो है वो कहीं ना कहीं किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, और वो 2-4 दिन के जो है पैसे दे रहे, तो वो क्या होगा, हॉनोरेरियम बेसिस। और अगर मान लो कि सैलरी बेसिस पर है तो वही महीने का महीने भर काम कर रहा है कोई सेक्रेटरी, और महीने के बाद जो है उसको पैसे मिल जा रहे हैं जो कि उसकी सैलरी होगी, ओके। तो सेक्रेटरी कहीं ना कहीं फुल टाइम वर्कर भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में पार्ट टाइम वर्कर भी हो सकता है, सैलरी बेसिस पर भी हो सकता है, और हॉनोरेरियम बेसिस पर भी हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कुछ एनजीओज का, कुछ क्लब्स का, जैसे रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कल्चरल क्लब्स हो गया, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया। तो इसमें अगर मैं बात करूँ लायंस क्लब के बारे में तो बहुत बड़ा जो है आप समझ लो कि इसको जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, इसके अंदर लायंस क्लब के अंदर लगभग 46,000 क्लब्स हैं, और 1.3 मिलियन मेंबर्स, मतलब ऑलमोस्ट कितने हो जाते, 13 लाख रुपए बोल रहा हूँ, 13 लाख मेंबर्स हैं इसके
के अंदर, लायंस क्लब के अंदर। ओके, और मोस्टली ये जो है प्रोफेशंस वगैरह को भी हायर करते हैं, डॉक्टर वगैरह को भी हायर करते हैं। किस लिए? क्योंकि देखो, अगर मान लो कि कल जो है कि कहीं पर किसी देश के अंदर जो है कोई बाढ़ आ जाती है, फिर या वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर जो है आपको पता है कि बहुत से लोग घायल होते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, डॉक्टर हो गए या फिर जो है बेसिकली जो है नर्सेस हो गए, तो ये लोग जाते हैं वहाँ पर फ्री में जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। ओके, रोटरी क्लब के बारे में बात करें तो लगभग जो है ये रशिया का शायद मेरे ख्याल से जो है क्लब है, और इसके अंदर 1076 मेंबर्स हैं टोटल। ओके, तो ये सारे जो हैं एनजीओज के एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े एनजीओज है। ओके, यहाँ पर अब अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखोगे यहाँ पर भी जो है पहला जो है पर्सनल सेक्रेटरी के लिए भी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी देखोगे तो जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है उसका जो सेक्रेटरी होगा उसके लिए भी कोई भी स्पेसिफिक, यहाँ पर देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी। ओके, तो यहाँ पर जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी होगा उसके लिए भी कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। द सेक्रेटरी शुड बी अक्वेंटेड विद द ऑब्जेक्ट एंड द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जो सेक्रेटरी को ये तो पता होना चाहिए कि हमारी जो एनजीओ है, उसकी जो एनजीओ है वो काम क्या करती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, और साथ ही साथ जो है बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, क्या करता है, वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। ओके, तो पर्सनल सेक्रेटरी में भी हमारा क्या है, कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है सेक्रेटरी को। दूसरा जो है हमारा जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी होगा उसके लिए भी कोई भी स्पेसिफिक जो है क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें नॉलेज, कुछ चीज़ों की देखो यहाँ पर क्या है, नॉलेज ऑफ फाइलिंग हो जाएगा, कंप्यूटर्स का जो है कंप्यूटर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, करेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन आना चाहिए, भाई ईमेल वगैरह लिख सके, जो है कॉल पे क्लाइंट से बात कर सके, आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेम चीज़ हमने जो है पर्सनल जो सेक्रेटरी है उसके अंदर हमने जो क्वालिफिकेशन पढ़ा था एज इट इज आप समझ लो कि भाई वही चीज़ है, बस थोड़ा सा लिखते टाइम अलग अलग लिखना, थोड़ा जो है एग्जामिनर को समझे कि भाई ऐसा ना समझे कि यहां से छापा आपने यहीं पर लिख दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे करके लिखना। ओके, अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जो है ये 10 या फिर 10 से ज़्यादा जो है मेंबर्स मिलकर बनाते हैं। ये कोई जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी हो सकती है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हो गया उसको जो है कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी के अंदर रजिस्टर कर दिया। कोई बैंक्स भी हो सकती है, आपने बहुत सारे बैंक्स का भी नाम सुना होगा ना, जैसे अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, तो वहाँ पर भी जो है 10 या जो है 10 से ज़्यादा जो है मेंबर जो है एक बैंक्स बनाएंगे सर्विसेज देने के लिए। या फिर कोई कंपनी भी सुन सकते हो, कंपनी का भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उसका नाम जो है आप सब जानते हो, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी बांटा जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है सिर्फ वही होती है। अगर वो हाउसिंग सोसाइटी है तो समझ लो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो वो बिल्डिंग्स है। अगर जो है कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव कंपनीज भी होती है। ओके, अब यहां पर क्या होता है, देखो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड वॉलंटरीली बाय मिनिमम 10 मेंबर्स। ओके, और मोर, तो 10 मेंबर कम से कम मिलकर बना सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन महाराष्ट्र दी सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर दी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। महाराष्ट्र के अंदर अगर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो यहाँ पर क्या हो गया, उसको जो है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंदर जो है रजिस्टर्ड करना होगा। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, देखो यहां पर इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। ओके, तो यहां पर क्या है कि भाई ये अपने मेंबर्स को जो है कहीं ना कहीं सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना भाई, कोऑपरेटिव बैंक्स, बैंक भी हो सकते हैं। यहां पर जरूरी नहीं कि सोसाइटी मेंशन कर दिया है तो सिर्फ जो है घर रहने वाली बिल्डिंग वाली सोसाइटी हो गई, नहीं, ये बैंक्स भी हो सकते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जब यहाँ पर मेंशन हो जाएगा ना कि हाउसिंग सोसाइटी, तब यहाँ पर आप समझो कि भाई यहाँ पर जो है रहने वाले हाउस वाले सोसाइटी के बारे में बात हो रही है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी जो है कहीं ना कहीं छोटी मोटी कंपनीज वगैरह भी होती हैं। ओके, एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आपने जो है एक नाम सुना होगा किसका, अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओके, तो अमूल भी जो है कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी है। ओके, इसको जो है स्टार्टिंग में जो है गुजरात में बनाया गया था। और उस टाइम पर जो है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो फार्मर्स होते हैं, जो दूध जो बेसिकली डेयरी फार्मर्स होते हैं, उनका जो दूध है ना, वो कहीं ना कहीं जो बीच में मिडल मैन होता है, आप ब्रोकर बोल लो, दलाल बोल लो, ये लोग क्या करते थे, बहुत सस्ते दाम में खरीदते थे। ओके,
क्यों? क्योंकि देखो जो फार्मर्स थे ना, जो छोटे फार्मर्स थे, उनको जो है मार्केट की समझ थी नहीं। ओके, अगर मान लो कि उस टाइम पर जो है 30 रुपया लीटर दूध बाजार में बिकता था, तो ये जो दलाल थे ना, ये 15 रुपए लीटर, 12 रुपए लीटर के हिसाब से ही फार्मर से खरीद लेते थे, और यहाँ पर जाकर मार्केट में उसको जो है 30-35 रुपए में बेचते थे, मतलब जो है डबल से भी ज्यादा का मुनाफा। ओके, और जो जो असली मेहनत करता था फार्मर्स, उसको क्या मिलता था भाई, 1 लीटर के पीछे 12 रुपए, 15 रुपए। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है कंपनी बनाई जिसका नाम रखा अमूल। और ये क्या करती थी अमूल, बेसिकली जितने भी फार्मर्स हैं उनका जो है दूध लेती थी, उसको जो मेन मार्केट में बेचती थी। ओके, तो इससे क्या होता था, जो फार्मर्स को 15 रुपए या 12 रुपए मिलते थे, उसकी जगह पर इनको मिलने लगे 25-26 रुपए। ओके, 25-26 रुपए, इनफैक्ट 30 रुपए तक भी मिलने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे कंपनी बड़ी हुई, तो इसमें क्या हो गया कि भाई साहब, हम जो है सिर्फ दूध नहीं बेचेंगे, अब इस दूध से हम पनीर भी बेचेंगे, इस दूध की हम मलाई भी बेचेंगे, इस दूध का हम घी भी बेचेंगे, बटर भी बेचेंगे। साथ ही साथ आज के टाइम में देखोगे तो भाई साहब कितनी सारी चीजें, आइसक्रीम बेचने लगा है, आज के टाइम में रबड़ी बिक रही है, स्वीट्स बिक रहे हैं अमूल के। साथ ही साथ अभी तो वे प्रोटीन के अंदर भी घुस चुका है, छाछ, दूध, दही सब कुछ बेचने लगा है। ओके, इनफैक्ट जो है सबसे बड़ी कंपनी, अगर मैं बात करूं जो है यहाँ पर अमूल जो है, वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं, अगर मैं बात करूं जो है अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में, तो सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है अमूल। ओके, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ जो है हाउसिंग सोसाइटी है, गोकुल धाम की सोसाइटी है, ऐसा नहीं है। ये जो है कहीं ना कहीं बैंक्स भी हो सकता है, यहाँ पर जो है अमूल जैसी कंपनी भी हो सकती है, और बैंक्स वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात करें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहां पर जो सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होता है, देखो, द मेंबर इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल द मैनेजमेंट कमेटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मेंबर होंगे, उसमें से जो है मेंबर्स क्या करेंगे भाई, जो है एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, और यहां पर उस मैनेजमेंट कमेटी का एक जो मेंबर होगा एज अ सेक्रेटरी होगा। ओके, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। ओके, तो जैसे इसका आप समझो कि भाई गोकुलधाम सोसाइटी जो है, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या होता है कि भाई सब मेंबर है, 50-60 जो है घर हैं। ओके, अब उसमें क्या होता है कि कोई अध्यक्ष बनता है, कोई उपाध्यक्ष बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है। ओके, तो ऐसे ऐसे सबकी पोस्ट होती है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें से ही जितने भी मैनेजमेंट कमेटी है, जो पूरे सोसाइटी को मैनेज कर रहे हो, उसमें से एक बंदा क्या बनेगा, सेक्रेटरी, जो कि होता है आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओके, अब नेक्स्ट जो क्या है कि जनरली सच सेक्रेटरी वर्क्स ऑन ऑनरी बेसिस फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी में बी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन सैलरी बेसिस। ओके, तो यहाँ पर जो छोटी मोटी सोसाइटी होती है, ओके, जैसे गोकुल धाम का एग्जांपल ले लो, कि वहां पर जो वहां का जो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, वो क्या करता है भाई, वो क्या पैसे लेता है? ओके, नहीं, वो बेसिकली मान सम्मान के लिए काम करता है। बेसिकली यहाँ पर ऑनरी बेसिस है ना, वो क्या है, वो मान सम्मान के लिए है, कि भाई मैं जो है सेक्रेटरी, एज अ सेक्रेटरी जो है पूरी बिल्डिंग का जो है काम मैनेज करूंगा, पैसे मैनेज करूंगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको भरूंगा, जो पानी का बिल है वो भी मैं भरूंगा। ओके, पर उस चीज़ के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं छोटा मोटा काम है भाई मैं कर लूंगा, बाकी जो मेरा डेली काम है, जो मेरा बेसिकली ट्यूशन का भी काम है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। ओके, उससे पैसे आ रहे हैं, तो मुझे छोटे मोटे काम के लिए पैसा नहीं चाहिए, बस खाली जो है रिस्पेक्ट मिलती रहे। ओके, लेकिन अगर मान लो कि यहीं पर कोई बहुत बड़ी जो है लार्ज स्केल कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाए, ओके, जैसे मान लो कि भाई 20-25 बिल्डिंग की सोसाइटी है, उसको मैनेज करना है, तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं एक जो फुल टाइम एम्प्लॉय होगा एज अ सेक्रेटरी। ओके, वहां पर जो है आप पार्ट टाइम करने के बाद जो उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 25 बिल्डिंग के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है आपको पता कि वहां पर जो है इस बिल्डिंग की लिफ्ट को मेंटेनेंस चाहिए, उस बिल्डिंग की जो है 12वें नंबर की बिल्डिंग को जो है कहीं ना कहीं पानी का जो इशू आ रहा है, कहीं पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है, तो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आप जो है पार्ट टाइम बेसिस पर मैनेज नहीं कर पाओगे। तो वहां पर क्या होगा, एक फुल टाइम सेक्रेटरी आपको हायर करना पड़ेगा, और वो भी कहीं ना कहीं सैलरी बेसिस पर, क्योंकि फुल टाइम काम करेगा तो भाई वो क्या फ्री में करेगा, नहीं, पैसे लेकर करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा जो है क्वालिफिकेशन। अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर भी द सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज सच डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। यहां पर पर्सनल सेक्रेटरी के लिए भी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यहां पर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के लिए भी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। इंस्टीट्यूशनल में हमने जो है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन वाला जो सेक्रेटरी पढ़ा था ना, उसके लिए भी। अब यहां पर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे क्या है, सेक्रेटरी शुड हैव अ नॉलेज, गुड नॉलेज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। तो यहां पर जो उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में, और यहां पर अच्छा अगर वो ग्रेजुएट है तो अच्छी बात है। ओके, तो यहां पर ओके, नेक्स्ट हमारे क्या है भाई, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, तो बेसिकली जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है जहां पर शेयर होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं,
और उनके शेयर्स खरीदे या बेचे भी जा सकते हैं। ओके, वो कहीं ना कहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री का नाम ले लो, वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। एयरटेल का नाम ले लो, वो भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। वोडाफोन आइडिया का नाम ले लो, वो भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। टाटा मोटर्स का नाम ले लो, वो भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ओके, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात करें, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसीडर्ड टू बी अ बिजनेस मोस्ट सुटेबल वन फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज स्केल। देखो यहाँ पर क्या है, छोटे मोटे लेवल पर तो ये काम करती नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल। अब रिलायंस इंडस्ट्री पूरे समझ लो कि भाई साहब ये जो है कहीं ना कहीं इतने बड़े लेवल पर काम करती है कि ये रशिया से तेल खरीद रही है। ओके, और यहाँ पर जो उसकी रिफाइनरी वगैरह लगा, फिर रिफाइनरी वगैरह लगाए, रिफाइन करके उसको जो है बेच रही है। ओके, टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो पूरी ऑल ओवर इंडिया भर में काम कर रही है। इनफैक्ट जो है इसकी जो एक जो लैंड रोवर वगैरह खरीद के रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं यूके में भी बिजनेस करती है, अमेरिका में भी अपनी गाड़ियां बेचती हैं। ओके, तो छोटे मोटे लेवल पर काम नहीं करती हैं। ओके, बड़ी लेवल पर काम करती है। भारतीय एयरटेल के बारे में बात करें तो एयरटेल जो है कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में भी काम करती है, अफ्रीका के बहुत सारे देश में भी जो है देखोगे काम कर रही है, और कुछ एशियन कंट्रीज में भी जो है ये अपना बिजनेस करती है। ओके, तो ये छोटे मोटे मतलब जो है जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होगी ना, आप समझ लो कि वो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है, जहां पर शेयर होल्डर भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, समझ लो कि भाई जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है वो एक जो है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अ कंपनी सेक्रेटरी इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द की ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो यहाँ पर जो है समझ लो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। ओके, सेक्रेटरी इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो वही चीज़ है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, जो डेली के छोटे मोटे काम है, बड़े काम है, ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं सेक्रेटरी जो है संभालता है। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो है अपॉइंटमेंट। ओके, अब अगर हम लोग बात करें, द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द कंपनी फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही कंपनी बनती है तुरंत जो है कंपनी को कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट करना ही पड़ता है। ओके, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंपनी को बनाने से पहले जो है कंपनी को बेसिकली एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, जिसको जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, जिसमें कंपनी का मैनेजर कौन होने वाला है, कंपनी का जो है डायरेक्टर कौन होने वाला है, कंपनी के जो सेक्रेटरी कौन होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो है पहले ही मेंशन करके जो है यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है उनको देनी पड़ती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसको देनी पड़ती है। ओके, अब देखोगे तो फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ओके, जिसमें सेक्रेटरियल वर्क आपको पता है क्या क्या आता है। सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं सेक्रेटरी काम करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसी एडवाइस देंगे, वैसे जो है सेक्रेटरी काम करने वाला। ओके, नेक्स्ट हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। ओके, यहाँ पर जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो है अपॉइंट किया जाता है, और इसके पहले जो है 1956 का एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956 का, उसके हिसाब से जो है सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता था। ओके, द कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ जो है KMPS, द कॉन्सेप्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनेल। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो है जितने भी जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ किसी भी कंपनी में जो है आपको पता होगी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जैसे डायरेक्टर हो गया। ओके, बेसिकली जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, जो मैनेजमेंट हो गया, ये सभी लोग कहीं ना कहीं उस कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं, उस कंपनी को जो है अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं सेक्रेटरी का भी जो है नाम आता है। तो यहाँ पर जो आपको डायरेक्टर बोला, जो मैनेजमेंट मैंने बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला, ये सभी क्या होता है की मैनेजरियल पर्सोनेल होते हैं। ओके, अब उसमें जो है सेक्रेटरी का भी जो है समझ लो कि एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। पॉसिबल ही नहीं भाई साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास और बहुत सारे काम होते हैं, तो जो डेली वाले वर्क हैं, जो डेली रूटीन वाले वर्क है, वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैनेज कर पाए। देयरफॉर द टास्क ही इज गिवन टू सर्टेन मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। ओके, इसीलिए क्या होता है कि भाई साहब जो टास्क होते हैं ना, वो बेसिकली मैनेजर्स और जो दूसरे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे सेक्रेटरी वगैरह हो गया, उनको दे दिया जाता है। ओके, अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एज पर दिस सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है उसकी जो क्वालिफिकेशन है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है कि भाई वो जो है इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI का मेंबर होना चाहिए। ओके,
तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनीज है वो सेक्रेटरी को जो है अपॉइंट करेगी जैसे ही कंपनी बनती है। ओके, नेक्स्ट हमारे क्या है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो कौन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ओके, अब देखो यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पता है राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, उसके अंदर जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उस डिपार्टमेंट में बेसिकली जो है यहाँ पर सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। ओके, अगर हम लोग बात करें अपॉइंटमेंट के बारे में तो यहाँ पर इन दी फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मतलब होता है कि भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस डिपार्टमेंट को मैनेज करने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम, ये सारी चीजें कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का मतलब होता है कि भाई मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी करना है तो उसमें जो है सबसे पहला नाम किसका आएगा, यहां पर आएगा सेक्रेटरी का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होल्ड पोजीशन एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये जो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, ये कुछ पोस्ट हैं और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये कहीं ना कहीं आप समझ लो कि एज आ जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसकी पोस्ट पर ये काम करते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट के बारे में तो भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उसमें अगर आप किसी को सेक्रेटरी बनना है तो वहां पर जो है गवर्नमेंट बहुत सारे जो एग्जाम्स वगैरह रखती है उसको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट नीड्स टू हैव possess अ ग्रेजुएशन डिग्री। सबसे पहला जो है उसको ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद देखोगे तो द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विसेज एग्जाम। ओके, सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो आईपीएससी आईएएस यूपीएससी होता है वो वाला। ओके, यहाँ पर कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड टू बी एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पर ये सारे जो एग्जाम है आईएएस और जो आईपीएस वाले एग्जाम है वो सारे के सारे क्लियर करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर ये जो आईएएस होते हैं ना ये भी जो है कहीं ना कहीं एक सेक्रेटरी ही होते हैं। ओके, उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे उस डिपार्टमेंट को मैनेज करने का काम करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया आज के टाइम पर जो है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें हमने क्या किया था कि टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के अंदर दो टाइप्स के सेक्रेटरी होते हैं। जैसा पहला होता है हमारा पर्सनल सेक्रेटरी, कोई भी इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल काम के लिए किसी को सेक्रेटरी अपॉइंट करता है तो वो होगा हमारा पर्सनल सेक्रेटरी। दूसरा हमारा हो गया इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, अगर कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन किसी को सेक्रेटरी अपॉइंट करती है अपने कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो वो होगा हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है। और इसके अंदर भी हमने जो है कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी देखा, साथ ही साथ हमने जो है यहाँ पर देखोगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी देखा और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी देखा। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी हम जो है तीसरा लेक्चर अपलोड करने वाले। ओके।